Hello, viewers. Welcome to part 2 The Rise of Nationalism in Europe. पार्ट 1 में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझा था, जैसे नेशन स्टेट्स क्या होते हैं, रोमांटिसिज्म, कंजर्वेटिज्म, ट्रीटी ऑफ वेना के इवेंट को समझा था, फ्रेंच सोसाइटी और उसके इम्पैक्ट को यूरोप पर समझा था। उन्हीं के बेसिस पे हमें रिपरकशंस मिले, उनका इफ़ेक्ट मिला कि यूरोप में कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिफिकेशंस हुए। उन यूनिफिकेशंस को अब हम डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को। सबसे पहले हम बात करते हैं द सीजर 1847। बहुत यूरोप की जो कंडीशंस थी वो बुरी थी। फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी सॉ एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन। पूरे यूरोप में पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उतनी नहीं थी। रूरल जो पॉपुलेशन थी वो अर्बन एरियाज़ की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। वहाँ पर ये सारी कंडीशंस जो थी, जो अर्बन सिटीज़ को बहुत ही कंजेस्टेड बना रही थी। एम्यूनिटीज़ की शॉर्टेज हो रही थी, रिसोर्सेज ओवर यूज़ हो रहे थे, फूड के प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे। तो इन सभी कंडीशंस की वजह से प्लस हमारी सोसाइटी जो फ्यूडल सोसाइटी जो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के चैप्टर में भी पढ़ा था, वो सोसाइटी भी जो थी वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न था। लोगों में फ्रस्ट्रेशन और इंडिविजुअलिटी को ढूंढ रहे थे लोग। तो ये सारी कंडीशंस जो थी, इन सब की वजह से यूरोप जो है एक बहुत ही हार्डशिप के पीरियड को फेस कर रहा था। और हियर एंड नाउ कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो जगह थी यूरोप में रिवोल्ट्स को विटनेस कर रही थी, अपहील्स हो रहे थे। वैसे भी फूड इज़ द रिजॉर्ट, एक ऐसी नेसेसिटी है फूड, जब उसमें भी प्रॉब्लम्स होने लगे तो नेचुरल है, ह्यूमन रिवोल्ट करता ही है, रेवोल्यूशंस आते ही हैं। 1848 में पूरे यूरोप में जगह जगह बहुत सारे रेवोल्यूशंस हुए। उनमें से कुछ बहुत ही इम्पैक्टफुल भी थे। ऑस्ट्रिया जो था वहाँ पर मेटरनिच ने रिज़ाइन किया। ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट ने वहाँ के रिफॉर्म्स के लिए हाँ किया, बट इट वाज अ टेम्पररी इवेंट। बाद में रशिया की हेल्प से ऑस्ट्रियन फोर्सेस ने फिर से उन रिबेल्स को हरा दिया। इटली में देखिए, ऑस्ट्रियन हैबिसबर्ग रूलर्स को उन्होंने रिबेलियंस ने हराया, पोप को हटाया और नेशनलिस्ट गवर्नमेंट को भी वहाँ पे इंस्टॉल किया। लेकिन बाद में ऑस्ट्रियन ट्रूप्स, न्यू गवर्नमेंट और फ्रेंच आर्मी जो थी उन्होंने लोगों को पावर दी। प्रूशिया में लिबरल्स जो थे उन्होंने किंग फेडरिक विलियम IV को एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पर एग्री कराया और इलेक्टेड असेंबली वहाँ पर इंस्टॉल हुई। लेकिन जैसे ही उसे लगा कि कुछ सिचुएशंस कंट्रोल में हैं, तो जो उन्होंने अपनी असेंबली थी उसको डिज़ोल्व कर दिया और अपनी पावर्स को फिर से अपने हाथ में ले लिया। लेट अस सी द फर्स्ट मेजर यूनिफिकेशन, दैट वाज यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। Nationalist feelings were widespread among middle class Germans who in 1848 tried to unite different regions of the German Federation into a nation state governed by an elected parliament. इलेक्टेड पार्लियामेंट कोशिश की उन्होंने वहाँ पर पुटअप करने की। और प्रूशिया जो थे वहाँ के ख़ास तौर से जंकर्स, दोज हु वर द रिच फार्मर्स, उन्होंने इस मूवमेंट में काफ़ी अपना कंट्रीब्यूशन दिया। And Chief Minister Otto von Bismarck was the architect of this process. This is again ये वन मार्कर के व्यू पॉइंट से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्लस हमने इसका जो करेक्टर स्केच है वो पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया है 3 मार्कर के हिसाब से। ऑटो वन बिस्मार्क, आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। और प्रूशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी को उसने लीड किया। 3 वॉर्स कंडक्ट हुई 7 ईयर्स में, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ, और कंप्लीट किया इस प्रोसेस को यूनिफिकेशन के। द न्यू स्टेट प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फोसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम्स इन जर्मनी। 1871
प्रूशियन किंग जो विलियम वन थे, उन्होंने जर्मन एम्परर जो था उन वहाँ पर एक सेरेमनी हेल्ड की वर्सेल्स में, एंड ही वॉज एबल टू यूनिफाई जर्मनी। ये आपका फुल फ्लेजेड 5 मार्कर क्वेश्चन बैठता है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। और इसमें हम कुछ चीज़ें और भी देखते हैं कि 1871 में जो प्रूशियन किंग वन थे, उन्होंने उस समय में हाँ किया था कि दे विल बी हेल्पिंग आउट इन दिस प्रोसेस। बट यही ऐसा सिमिलर कोशिश जो है कुछ टाइम पहले भी की गई थी, और यूनिफिकेशन जो था वो कोशिश की गई थी करने की, लेकिन उस टाइम विलियम फोर थे, उन्होंने प्रूशियन किंग ने रिफ्यूज़ कर दिया था इस प्रोसेस को लीड करने के लिए। Then steps to German unification: alliance between Prussia and Austria, war against Denmark to win 2 border provinces, quick victory, Prussia governed Schleswig and Austria Holstein। ऑटो वन बिस्मार्क का बहुत बड़ा रोल था। जंकर क्लास जो अरिस्टोक्रेट्स थे, प्रूशियन नेशनलिस्ट थे, और प्रूशियन जो पावर थी उसने बहुत बड़ा रोल दिया जर्मन यूनिफिकेशन में। लीडर ऑफ प्रूशियन पॉलिटिक्स वाज रिस्पॉन्सिबल अल्टीमेटली फॉर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। दिस इज अगेन द प्रोसेस थ्रू इट गोज। Next comes the unification of Italy. It is the second important unification of this chapter, and again carries 5 marker question. This is the map. We can clearly see, इस मैप में जो पिंक कलर का रीजन है, पिडमोंट एंड सार्डेनिया, ये वो रीजन है जो कि विक्टर एम्यूनल टू जो वहाँ पर मोनार्क था, जिसने लीड किया था इस सारे प्रोसेस को। एंड ऑरेंज कलर में जो पैपल स्टेट है, ये पोप रूल करता था यहाँ पर। और द किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज, यहाँ से गारिबाल्डी ने अपनी आर्मी को नॉर्थ की तरफ प्रोसीड किया था, और दे वर एबल टू यूनिफाई इटली। ब्लू कलर्ड द एरिया नेपल्स एंड सिसिली। During the middle of 19th century, Italy was divided into 7 states. Sardinia Piedmont was ruled by an Italian princely house. The north was under Austrian Habsburg. The center was ruled by the Pope, and the southern regions were under the dominance of the Bourbon King of Spain. तो जो सार्डिनिया पिडमॉन्ट का जो रूलर था, वही जो है आगे आया, ही वॉज इन फॉर फ्रंट to lead this unification. Italian language had not acquired one common form. During the 1830s, Giuseppe Mazzini had sought to put together a coherent program for unitary Italian republic. तो इसमें हम कुछ नाम जो हैं, अगर उन नामों को भी याद रख लें तो हमारे 5 पॉइंट्स और 5 मार्क का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, जिसमें सबसे पहले आता है गिउसेप्पे माज़िनी, देन विक्टर एम्यूनल टू, और वहाँ पर उनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी था, दैट वाज चीफ मिनिस्टर कैवर, और उसने इसकी यूनिफिकेशन में बहुत हेल्प की। ही न्यू फ्रेंच लैंग्वेज, और उसने जो है फ्रांस के साथ डिप्लोमेटिकली अपने लिए एडवांटेज क्रिएट की। और ये आपका थर्ड इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट बैठ जाता है, चीफ मिनिस्टर कैवर। देन थ्रू अ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद France, Cavour, Sardinia, Piedmont succeeded defeating the Austrian forces in 1859. और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हम जो रोल नहीं भूल सकते, दैट इज़ ऑफ Giuseppe Garibaldi. In 1860, they marched into South Italy and the kingdom of 2 Sicilies. एंड इन्होंने इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट किया, और 1861 में विक्टर एम्यूनल टू जो कि प्रोक्लेम्ड किंग था यूनाइटेड इटली का। सो दिस वाज द कंप्लीट प्रोसेस। इसमें हम वही 5 पॉइंट्स दोबारा से रिवाइज करते हैं, हमें ये याद रहने चाहिए। विक्टर एम्यूनल टू जो कि सार्डिनिया पिडमॉन्ट एरिया का किंग था। देन गिउसेप्पे माज़िनी का रोल,
then Cavour, and then Garibaldi, and then papal state से पोप को हटाया गया था, एंड देन किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, जहाँ से ये सारी गारिबाल्डी की फोर्सेस जो थी, जिन्होंने अपना फुट स्टार्ट किया था, और इटली वॉज बीइंग द एरिया नाउ वी नो इट एज अ कंप्लीट न्यू नेशन स्टेट, दैट वाज इटली. फिर हम बात करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन. ब्रिटेन जो है अपने आप में पहले अलग अलग आइलैंड्स थे, और इनकी जो इनहैबिटेशन थी वो इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट एंड आयरिश, ये वहाँ पर 4 तरह के, जो एक तरह से हम कम्युनिटीज़ कह सकते हैं, जो कल्चरली बिल्कुल डिस्टिंक्ट थी, अलग थी, वो रह रहे थे. और ये जो एथनिक ग्रुप्स थे, दे वर हैविंग देयर ओन काइंड ऑफ पॉलिटिकल एंड कल्चरल ट्रेडिशंस, उनके अलग ही ट्रेडिशंस थे. इंग्लिश स्टेट्स जो थे वो स्टेडीली ग्रू इन वेल्थ, और इन्होंने अपनी पावर को बढ़ाने के लिए स्लोली एंड स्टेडीली इन्होंने पूरी कोशिश की कि हम किसी तरह से बाकी एरियाज़ को अपने अंडर कर लें. तो उसी लिए उन्होंने क्या किया, द एक्ट ऑफ यूनियन 1707, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, इन्होंने यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाने की कोशिश की. और अगर हम इनिशिएटिवली इस बात को समझे तो ये सारा प्रोसेस एक तरह से डिवाइड एंड रूल से ही स्टार्ट हुआ था, जैसे कि उन्होंने पूरे वर्ल्ड में किया ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कॉलोनियलिज्म. कैथोलिक्स जो थे और प्रोटेस्टेंट्स, ये 2 वहाँ पर ग्रुप्स बन चुके थे, क्योंकि हमें मालूम है किंग मार्टिन लूथर जो थे उन्होंने 14 वॉल्यूम्स लिखे थे, क्रिश्चियनिटी पर क्वेश्चंस उठाए थे. तो जब उन्होंने ये बोला कि चर्च को हम इतनी इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं, जबकि जो हमें जीसस ने गाइड किया हम डायरेक्टली उसे क्यों नहीं बिलीव करते या फॉलो करते, तो जो चर्च की पोजीशन की जो क्वेश्चनिंग हुई थी, उसकी वजह से क्रिश्चियनिटी 2 पार्ट्स में हो गई थी. द प्रोटेस्टेंट्स, दोज हु डिड नॉट बिलीव इन द पोजीशन ऑफ द चर्च, एंड द कैथोलिक्स, दोज हु बिलीव्ड इन द पोजीशन ऑफ द चर्च. तो इस चीज़ को उन्होंने फुली यूटिलाइज़ किया और डिवाइड एंड रूल कर कर इन एरियाज़ को अपने अंडर कर लिया. तो द यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन वॉज एक्चुअली द, आपकी जो टाइटल है बुक में, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, एक्चुअली इट इज़ वेरी स्ट्रेंज, बिकॉज कोई आर्मी एज सच डायरेक्टली मिलिट्री कूप या कुछ ऐसा नहीं हुआ था. वहाँ की सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट को बढ़ा करके, उसको बढ़ावा दे करके और एक साइड को फेवर करके जो है वहाँ की यूनिफिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट किया गया था. द स्कॉटिश हाईलैंडर्स वर फॉरबिडन टू स्पीक, वहाँ के उनके कल्चर को उनको फॉलो नहीं करने दिया गया, उनकी लैंग्वेज को नहीं बोलने दिया जाता था. और प्रोटेस्टेंट्स जो थे उनको उन्होंने पूरा हेल्प किया आयरलैंड में, और जो कि कैथोलिक कंट्री थी, उसके बावजूद उनको पीछे हटना पड़ा और ब्रिटिश डोमिनेंस को मानना पड़ा. और आयरलैंड जो था वो 1801 में यूके में यूनिफाई कर दिया गया. A new British nation was forged through the propagation of a dominant English culture. The symbols of the new Britain, the British flag, the national anthem, the English language were actively promoted. अब हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ अगेन 1 मार्कर एज वेल एज MCQ क्वेश्चन, एलिगरी. एलिगरी क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है जिसमें कि हम किसी भी एक थॉट को, फीलिंग को, एक आइडेंटिटी को हम पर्सोनिफाई कर देते हैं, उसको एक ह्यूमन फॉर्म दे देते हैं. तो उसी के अंडर फ्रांस जो थे उसमें उन्होंने अपनी नेशन को एक फीमेल एलिगरी का सिंबल दिया, और इसको नाम दिया गया मरेन. और इसी तरह से जर्मनी में नाम दिया गया, दैट वाज जर्मेनिया. तो ये जो थे दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे, और कभी इस चीज़ से लोगों ने अपने आप को बहुत एसोसिएट किया. इन केस ऑफ इंडिया ऑल्सो, जैसे कि हमने भारत माता के जो आइकन्स थे वो अपने नेशनलिस्ट मूवमेंट्स में बहुत देखे, और वहाँ पर भी अपने मदरलैंड को पर्सोनिफाई किया गया, और वो भी एक तरीके की एलिगरी ही थी. सो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 मार्कर क्वेश्चन, नेशनलिज्म इन बाल्कन्स. ये जो मैप आपको दिखाई दे रहा है, दिस एरिया
This area was very very important, which led to the outcome of the emergence of the World War One. अब वेस्टर्न यूरोप से, फ्रांस से, यानी कि आपका जो है आइडिया ऑफ नेशन स्टेट्स और इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी स्टार्ट हुआ, और उसके बाद जो है वो पहुंच गया पूरे आगे स्प्रेड होते हुए यूरोप में। और यूरोप से जो ये एरियाज़ थे जो आज की डेट में टर्की और ये नियर अबाउट्स में आप समझ सकते हैं, वहाँ पर है। तो वहाँ क्या प्रॉब्लम हुई, वहाँ जो था ये सारे जो एरियाज़ थे ये एक तरह से अफ्रीका के ऊपर जो हमारा ट्रेड रूट, शॉर्टन्ड ट्रेड रूट था यूरोप से एशिया को कनेक्ट करने वाला, वो क्रॉस बाय होता था। तो हर यूरोपियन नेशन को ये लगता था कि हमारा यहाँ पर एक अच्छा रिसोर्स होना चाहिए जिससे हमारा ट्रेड पैसेज कम्प्लीटली इंश्योर हो सके। तो ये जो नेशन स्टेट्स की आइडेंटिटी थी, ये ऑटोमन एम्पायर, जो ये एरिया आपको पिंक में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इमर्ज होना स्टार्ट हुआ। ये जो ऑटोमन एम्पायर था ये डिसइंटीग्रेट होना शुरू हुआ। नेशन स्टेट्स जो थे कि हम एक अलग अपना नेशन है, ये जो फीलिंग थी वो यहाँ पर भी आने लगी। तो जैसे ही हमें यहाँ ये फीलिंग दिखाई देने लगी तो आपस में जो जेलसी थी, अपने नेशन को बड़ा बनाना था या हम ज़्यादा पावरफुल हैं ये प्रूव करना था, इस फीलिंग की वजह से वहाँ पर जो ऑटोमन एम्पायर है वो डिसइंटीग्रेट होने लगा। जैसे ही वो डिसइंटीग्रेट होने लगा तो यूरोप के बहुत सारे नेशंस ने अलग अलग नेशंस को सपोर्ट करना शुरू किया, और इसी वजह से, इस सपोर्ट की वजह से जितनी भी कॉलोनीज़ थी वर्ल्ड ओवर इन यूरोपियन नेशंस की, वो भी इस वॉर में इन्वॉल्व हो गई, एंड अल्टीमेटली इट बिकेम वर्ल्ड वॉर। सो इट वाज क्वाइट क्रिटिकल। जैसे कि जो रीजन्स थे, जो मॉडर्न डे रोमेनिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोशिया, बॉस्निया, स्लोवेनिया, सर्बिया, इन सभी एरियाज़ को आज की डेट में हम इन करंट नेम से जानते हैं, और ये स्लैब्स है जो रीजन, इसका नाम हम उन्हें दिया गया। और बाल्कन्स जो था वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर था, और नेचुरली रोमांटिक नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो यहाँ पर भी पहुँची, और यहाँ पर भी जो रेबेलियस नेशनलिस्ट थे उन्होंने अटेम्प्ट किया कि वो जीत जाएं, और जीतने की वजह से जो यूरोपियन नेशंस की सपोर्ट थी, प्लस उन यूरोपियन नेशंस की ऑल ओवर दी वर्ल्ड जितनी कॉलोनीज़ थी वो सभी के सभी हॉप अप कर गए इस वॉर में। और इन सब की वजह से रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, इन सब की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट दिखाई दिया जो कन्फ्लिक्ट का, और ये इट रिजल्टेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इट वाज रियली पैथेटिक कि अपनी सुप्रीमेसी शो करने के लिए, क्योंकि वो नेशंस अपने आप को बड़ा और ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रूव करना चाहते थे, तो उन्होंने भी फुल हार्ट से यूरोप के बहुत सारे नेशन से सपोर्ट ली, एंड दिस अल्टीमेटली लेड टू द वर्ल्ड वॉर वन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर्स पार्ट 2। आई होप आपको ये अच्छी तरह से कॉम्प्रिहेंसिवली मैं बता पाई हूँ, और ये इनका जो जिस्ट है, स्पेशली द लास्ट टॉपिक एज वेल, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ 5 marks. Thank you for watching. Have a nice day.